नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प खानसिया और स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में ऑन सीए फाइनल कॉस्टिंग। सो पब्लिक डिमांड का काफी अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने एंड मैंने पर्सनली ऑलमोस्ट एवरी कमेंट पढ़ा है। जी हाँ, एंड बेस्ड ऑन दैट मेरे को काफी सारे व्हाट्सएप्स भी आए थे स्टूडेंट्स के कि सर ओल्ड सिलेबस के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई सब्जेक्ट में प्लीज आप कुछ कर दो। तो मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया कि यार हमारे ओल्ड सिलेबस के बच्चे भले इनके एक या दो ही अटेम्प्ट बाकी है बट इनको एफए भूल नहीं जाना चाहिए। सो ये है आपके सामने प्रस्तुत ओल्ड सिलेबस का आरटीपी ऑफ May 2020। सो फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ योर आरटीपी इज व्हाट आई विल बी सॉल्विंग नाउ। जी हाँ, तो इनिशियल 5 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा एंड आपको क्या करना है, आपके मोबाइल के ऊपर या कहीं पे भी आपको अपना आरटीपी ओपन कर लेना है एंड फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ओल्ड सिलेबस के लिए स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर रिवीजन करवाओ, आरटीपी करवाओ, कुछ पास्ट पेपर्स नवंबर 19 का पेपर सॉल्व करवा दो। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है बिकॉज दैट वाज ट्रिकी। सो लेट्स सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन स्टोर। मैं धीरे धीरे एक एक करके आप लोग सब लोग की जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करते जाऊंगा थ्रू माय वीडियोस। डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड थ्रू दी YouTube चैनल। सो सब्सक्राइब रहना एंड कनेक्टेड रहना सो दैट जैसे जैसे मैं आप लोग के लिए नए नए लेक्चर्स अपलोड करता जाऊं यू आर इन टच विद इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस आरटीपी सेशन एज फॉर नाउ। और फिर बाद में जो भी आप लोगों को चाहिए आप लोग कमेंट्स कर ही रहे हो, आप लोग कनेक्टेड हुई मेरे साथ, विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प ईच वन ऑफ यू। ठीक है, ओके पब्लिक, सो चलते हैं आरटीपी की ओर। ओल्ड सिलेबस, लेट द सेशन बिगिन। सो आप आरटीपी डाउनलोड कर लो अपने ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से, बीओएस नॉलेज पोर्टल से। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एज आई सेड 5 इनिशियल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाऊंगा एज एंड व्हेन थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, स्टे हैप्पी, लेट्स स्टार्ट। Okay, so let's start. So I hope आप लोग ने अपना RTP open कर लिया होगा and as you can see here, the first question is on Kaizen costing and let me tell you Kaizen costing is a part of chapter number 1. So development in business environment जो एक ignored chapter है because उसमें theory ऐसा students को लगता है ignore ना करना, आराम से 15 से 20 मार्क एग्जाम में आता है उसमें से। So वो Kaizen costing जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट, वहां से पिकड अप है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोलता है कि भाई हम लोग फिलहाल ट्रेडिशनल वे में हम हमारा बजट्स बना रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करके। सो विच इज ओके, बट उसमें कुछ इश्यूज है और कैसे उसको इंप्रूव किया जाए इज व्हाट दे आर आस्किंग अस। सो दे आर मेकिंग बजट्स ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस। सेमी एनुअल मतलब 6 मंथ्स। सो 6 महीने में वो लोग बजट बना रहे हैं एंड उसको रिव्यू विद द हेल्प ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी मंथ कर रहे हैं। सो मंथली रिव्यू हो रहा है, 6 मंथली बजट्स बन रहा है। अब इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर प्लानिंग कर सकते हैं इज व्हाट द मैनेजमेंट इज आस्किंग अस एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। सो क्या अपने पास कोई बेटर तरीका है? यस, द आंसर इज काइजेन कॉस्टिंग। सो बिफोर वी लॉन्च ऑन टू द आंसर, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसको बराबर से समझ लेते हैं एंड देन अपन सोल्यूशन को कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली समझेंगे एंड देन आई विल टेक यू टू द फाइनल सॉल्यूशन। सो ये अपना पैटर्न रहेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन पहले ले लो, एकदम बेसिक लैंग्वेज में, वो अंडरस्टैंडिंग ले लिया, उसके बाद वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन डिस्कशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड देन finally we will go on to the solution. So that's how the whole approach will be for all the question, making it simple and making it quick. ठीक है, assuming कि आप लोग का बेसिक्स क्लियर होगा बिकॉज आरटीपी लेवल पे आए हो तो बेसिक्स तो क्लियर करके ही आए होगे। नॉनदलेस मैं फिर भी आप लोग का हर क्वेश्चन के पहले बेसिक्स भी क्लियर करवाते रहूंगा। अब इसके ये वाला जो आरटीपी आया है उसके जो इनिशियल 3-4 क्वेश्चंस है दे आर अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन। मतलब कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन करके नहीं जाएगा बिकॉज ऐसा एज सच एकदम पीएम में कहीं पे हाईलाइटेड नहीं है। प्लस एज स्टूडेंट्स ये थोड़ा जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको अपन इग्नोर कर देते हैं, बट इंस्टीट्यूट ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर पाउंस अपॉन करता है, तो छोड़ के मत जाना। नवंबर 19 का अगर आप पेपर देखोगे तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था
क्यों? क्योंकि पीएमए से एज इट इज क्वेश्चन उठा के नहीं डाला था। तो यही ट्रेंड अगर इंस्टीट्यूट फॉलो करेगा तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं एंड विच कैन बिकम क्रूशियल इन यू गेटिंग गुड मार्क्स। सो इसके लिए ध्यान से, अदरवाइज देखो मेरे को भी अगर ये नवंबर 19 का पेपर नहीं आया होता ना तो शायद ये वाले क्वेश्चंस मैं करवाता भी नहीं, मैं बोलता अरे यार दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। बट लुकिंग एट द अनयूजुअलनेस आई फील ऐसा कुछ पैटर्न इंस्टीट्यूट चेंज कर सकता है। होगा वही सिंपल चीज बट अपन ने देखा नहीं होगा, विच कैन काइंड ऑफ बैम्बूजल अस, वो अपने को सरप्राइज कर सकता है, विच शुड नॉट हैपन। सो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को थरली कर लेंगे सो दैट वी आर थ्रू विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट कंटेन्स इंस्टीट्यूट मटीरियल। So RTP May 20, let's begin with the question number 1 based on Kaizen costing. FZ India Limited, FZIL is an automobile manufacturer in India and as a subsidiary of Japanese automobile and motorcycle manufacturer Fuji. So FZ एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में एंड उसने एक जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी फूजी के साथ कुछ टाई अप किया है, वेयर इन फ्यूजी इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ FZIL। ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी, तो सुजुकी इज द होल्डिंग कंपनी एंड सुजुकी ने आके फिर इंडिया में एस्टेब्लिश किया। सो इंडिया में एस्टेब्लिश किया है अगर एक एंटिटी, सो देयर हैज टू बी एन इंडियन नेम एसोसिएटेड विद इट। सो मारुति नाम दिया एंड मारुति सुजुकी। आई थिंक दिस इज द बेसिक एंड बेस्ट एग्जांपल जो अपने को इससे समझ जाएगा। सो फूजी जापान में सिचुएटेड है, उसका उन्होंने एक सब्सिडियरी सेटअप किया इंडिया में जिसको नाम दिया उन्होंने FZIL, FZ India Limited. It manufactures and sells a complete range of cars from entry level to the hatchback to the sedans and has a present market share of 27% of Indian passenger car markets. Can I say ये तो सिनेरियो इंडिया के मारुति सुजुकी जैसा ही लग रहा है। मारुति का भी देयर इज स्विफ्ट या ऑल्टो जो छोटा सा वर्जन है सिडान, फिर बाद में हैचबैक्स भी है उसमें, फिर लग्जरी कार्स में भी आ गया अभी तो सियाज, नेक्सा, ऑल ऑफ दैट। देन अर्टिगा है, सो फैमिली कार काइंड ऑफ है ना, स्विफ्ट डिजायर है। सो एवरीथिंग इज मेड एंड 27% शेयर। सो वैसा ही कुछ मारुति का भी है, a huge amount of almost 1/3 share of Indian car market. But let's see what's the issue. FZIL uses a system of standard costing to set its budgets. Budgets are set semi-annually. Hey, मैंने बोला था ना, budgets are set semi-annually by the finance department after the approval of BOD, Board of Directors at FZIL. The finance department prepares variance reports each month for review. So budgets are prepared every 6 months, but uska review is done every month. Nice. Where actual performance is compared with the budgeting figures. Miss Kiyoshi, Group CEO of Fuji. So Fuji अपन कौन है, अपन FZIL है, FZIL। अपना सब होल्डिंग कंपनी कौन है, फूजी। फूजी की सीईओ मिस कियोशी is of the opinion that Kaizen costing method should be implemented. Okay, so इन्होंने अब अपने को एक recommendation दिया है that FZIL आप Kaizen costing method use करो, implement it as a system of planning and control it in FZIL. Okay, so अपने को एक recommendation मिला है from the CEO of the company that why don't you introduce planning and control through Kaizen costing method. Recommend key changes vital to FZIL's planning and control system to support the adoption of Kaizen costing concepts. Public, समझ में आया आप लोगों को first part of the question? So this is what the question says. तो मैंने पहले question आप लोगों को explain कर दिया, फिर अपन लोग ने question read करके और thorough basis पे उसका clarity ले लिया है। अब can I move on to the solution part? Definitely, but उसके पहले पॉज द वीडियो, टेक 1 मिनट, आप एक बार क्वेश्चन को वापस रीड कर लो सो दैट जब मैं सोल्यूशन के ऊपर आऊं यू आर थ्रू एंड थरो इन योर हेड विद द क्वेश्चन वाला पार्ट. सो प्लीज रीड दिस अगेन. FZIL ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर
which is a subsidiary of Fuji, which is the holding company. So Fuji, FZIL के पास 27% शेयर है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का। इनका सिस्टम क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिस पे बजट बनाते हैं 6 मंथली बेसिस पे, एंड उसका रिव्यू करते हैं विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मंथली बेसिस पे। अब मिस कियोशी हैज टोल्ड FZIL that why don't you use Kaizen costing system for planning and operational management. We said okay, let's first understand what is Kaizen costing and how its implementation can be useful. So read कर लिया होगा आप लोग ने, तो चलो आओ चलते हैं इसके solution पे। So let's discuss the solution. Come everybody. So Kaizen system होता क्या है? Kaizen जापानीज इंट्रोडक्शन है, जी हाँ जापान से आया है ये वर्ड। का मतलब मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। जेन एंड काई, काई का मतलब होता है चेंज, काई का मतलब क्या होता है चेंज, एंड जेन मतलब गुड। सो चेंज फॉर गुड। अगर मैं आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग दूं ना, तो काइजेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जी हाँ, कंटिन्यूअसली आपको इंप्रूव करते रहना है। अगर आपके पढ़ाई से मैं अगर इसको रिलेट करता हूं, देन इन दैट केस समझो आपने एक मॉक टेस्ट दिया। देखो आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगी कि एग्जाम अगर क्लियर करना है तो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का 3 टेस्ट देना पड़ेगा। समझो आपने एक मॉक टेस्ट दिया और आपको आया 60 मार्क्स। समझो कॉस्टिंग का टेस्ट दिया आपने और 60 मार्क्स आ गया, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार अपने को एग्जामिनेशन आता है, अपने को सब आता है, चलो अब और टेस्ट नहीं देंगे। गलत। इंप्रूव 60 आया है मतलब 40 कट हुआ है ना मार्क्स। क्यों कट हुआ है? इंप्रूव, रीच फॉर द बेस्ट, मतलब देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, एंड वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहने को बोलते हैं काइजेन कॉस्टिंग। सो यहां पे काइजेन का मतलब क्या होता है, चेंज फॉर गुड, एंड यहां पे अपन लिख देंगे इसको, इट इज अ मेथड ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो जितना अपन लोग कंटिन्यूअसली अपने प्रोसेसेस को, अपने सिस्टम्स को इंप्रूव करते जाएंगे, दैट इज वेयर we will get the best results. So continuous improvement on a daily basis। जी हाँ, डेली बेसिस के ऊपर। तो यहां पे वो लोग ने 6 मंथली बनाया है, मंथली रिव्यू होता है। ये काइजेन बोलता है कि क्यों इतना ड्यूरेशन एवरीडे बेसिस पे होना चाहिए, कि कैसे और इंप्रूव कर सकते हो। जी हाँ, मैं एक सुपर एग्जांपल देता हूं। आई डोंट नो वेदर आपने कभी ये देखा भी होगा कि नहीं, आई एम श्योर हो सकता है देखा भी हो, बट फिर भी मैं शेयर करना चाहूंगा दैट 1.0 रेज टू 365 इज इक्वल टू 1, बट दिस सेम 1 पॉइंट कुछ याद आ रहा है आप लोग को? बोलो यार। 1 पॉइंट खाली 01 रेज टू 365 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 37। तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, ये खाली 0.01 से बढ़ गया ना डेली बेसिस पे। The increase was multiple times, 37 times better हो गया as regards your overall development। ये this is the power of Kaizen costing on a continuous basis and small improvements। वो नहीं बोल रहा है कि बहुत कुछ एकदम धूम मचा दो, TQM 6 सिग्मा ये सब बड़ी बड़ी चीजें। Kaizen costing बोलता है छोटे चीजों के ऊपर अपना डेवलपमेंट करो, कंटिन्यूअस स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। देखो उसने क्या बोला है, रेगुलर डेली बेसिस पे करते रहो। तो ऑब्वियसली डेली बेसिस पे रोज तो कुछ धूम नहीं मचेगी, तो ऑब्वियसली वो क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस स्मॉल इंप्रूवमेंट, एंड दैट इज व्हाट मिस कियोशी, जो भी नाम है उनका, आई डोंट नो क्या नाम है, मिस कियोशी, जी हाँ, इज एक्सपेक्टिंग अस टू डू। ठीक है, समझ में आ गया ये बेसिक क्या होता है काइजेन कॉस्टिंग का। अब अपने को अपने सिस्टम में कैसे इंट्रोड्यूस करना है। सो 3 थिंग्स। सबसे पहला जो है कि अपन लोग ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, अभी जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है ना स्टैंडर्ड सेटिंग का, स्टैंडर्ड सेटिंग का एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो एंड देन यू ट्राई टू रीच टू दिस स्टैंडर्ड। क्या करते हो आप, रीच to the standard। So in such scenarios what you usually do is, आप क्या करते हो, एक
कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करते हो कि भाई मेरे को कॉस्ट को कंट्रोल रखना है। क्या कंट्रोल रखना है कि भाई समझो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है कि मेरा रॉ मटेरियल प्राइस शुड बी ₹500, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। एंड करंटली अभी ये मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है, से अब मार्केट में 550 में मिल रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है, कैसे भी करके ये कॉस्ट को कंट्रोल करके मेरा जो स्टैंडर्ड सेट है उस पे ले आना है, विच इज 500। तो वो क्या क्या चीज के ऊपर फोकस करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ट्रेडिशनल बेसिस में, इट फोकसेस ऑन कॉस्ट कंट्रोल। बट अपने को काइजन कॉस्टिंग के थ्रू इतना इंप्रूवमेंट करते जाना है कि ये 500 छोड़ो, वी हैव टू एंश्योर दैट दिस 550 इज रिड्यूस टू 500 एंड डेली बेसिस पे और इंप्रूवमेंट करके probably reach to 400 or reduce it more. So focus here is cost reduction. Focus here is cost reduction. जी हाँ, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये काइजेन कॉस्टिंग स्टार्ट किधर हुआ था पता है? ये स्टार्ट हुआ था जापान में बाय टोयोटा। तो टोयोटा का एक सप्लायर है निप्पॉन, उसको भी उसने निप्पॉन को भी बोला कि यस यू आल्सो हैव टू फॉलो काइजेन, वी विल आल्सो फॉलो काइजेन। सो टोयोटा ने क्या किया कि एक कार बनाने के लिए, टोयोटा ऑब्वियसली नोन फॉर मेकिंग बेस्ट क्वालिटी कार्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो कार बनाने के लिए टोयोटा को या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको 20 डेज लगता था। एन एग्जांपल 20 डेज लगता था। टोयोटा ने उसके ऊपर सिक्स सिग्मा इज अ बिग थिंग, नॉट अ स्मॉल कंटिन्यूअस थिंग, नो इट्स अ बिग थिंग। सुना होगा आप लोग ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट IPCC। दूसरा उन्होंने TQM, ये भी एक बड़ी चीज है, तो TQM और सिक्स सिग्मा अप्लाई किया, 20 डेज से रिड्यूस करके वो कार मैन्युफैक्चरिंग का 10 डेज कर दिया। जी हाँ, सो 50% रिडक्शन। अब 20 से 10 डेज मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ऑलमोस्ट डबल हो गया। भाई अगर मैं सपोज 20 दिन में एक कार बना रहा था, अब वही 20 दिन में 2 कार बना पाऊंगा मैं। 50% वो लोग ने टाइम रिड्यूस कर दिया बाय यूजिंग सिक्स सिग्मा एंड TQM। अब यूजुअली कोई क्या सोचेगा कि अरे यार देखो 20 दिन से 10 दिन कर दिया, हो गया, अब इससे कम तो नहीं हो सकता। नो, टोयोटा डिड नॉट स्टॉप। ये लेवल पे उन्होंने फिर काइजेन अप्लाई करना चालू किया और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट के साथ वहां पे भी 10 से वो 8 दिन के ऊपर आ गए। समझ रहे हो? 20% मोर रिडक्शन इन टाइम यूजिंग काइजेन। एंड उसमें भी और वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ये ड्यूरेशन को और रिड्यूस किया जाए। So this is what Kaizen costing does. Time reduce, and if time reduces by default, आपका cost reduce होगा, आपका productivity increase होगा। This is what Miss Kiyoshi wants from FZIL India to implement. So standard setting ट्रेडिशनल बेसिस पे फोकस करता है कॉस्ट कंट्रोल पे, अच्छी बात है ना, नहीं है, बट उससे भी बेटर है कि आप कॉस्ट रिडक्शन करने की कोशिश करो, दैट विल गिव यू मच बेटर रिजल्ट्स। चलते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। सो सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड पॉइंट के ऊपर। Are we clear with this? समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर है? एब्सोल्युटली। प्लीज कमेंट्स में बोलते जाना मुझे, सो दैट आई विल गेट एंड बोलते ना एक क्लैरिटी मिलते जाएगा मुझे भी कि हाँ भाई थिंग्स आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है ना? सो लाइक ठोको और कमेंट्स में डालते जाओ, सो आई विल नो कि यस हम सही जा रहे हैं। कंटिन्यू करता हूं, सेकेंड पार्ट पे आता हूं। तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका जो सोल्यूशन है RTP में है, सो तुम लोग वहां से भी देख सकते हो, परवाह नहीं। हाँ, ये स्पेसिफिकली फिर भी लिखना है तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ट्राई करूंगा इसका जो लिंक है ना, वो लिंक मैं इधर जो नीचे बॉक्स दिख रहा है, ये जो भी मैं लिख रहा हूं उसको मैं एक PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, गूगल ड्राइव लिंक, वो आप डाउनलोड कर लेना, अपना उतना लिखने का टाइम चले बच जाएगा। ओके, चलो कंटिन्यू करता हूं, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट, आई मीन सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड पॉइंट, वो बोलता है कि इट शुड बी डन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अब भाई साहब बात क्या चल रही है पता है क्या? बात चल रही है कि काइजेन कॉस्टिंग के लिए तुम अभी फिलहाल क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड 6 मंथली बनता है,
बजट मतलब तुम्हारा बेसिकली 6 मंथली बनता है। रिव्यू क्या बेसिस पे होता है? रिव्यू मंथली बेसिस पे होता है। तो मैं बोलता हूं कि क्यों ना ये 6 मंथली इसको और कम किया जाए, इसको क्वार्टरली किया जाए, क्वार्टरली भी क्यों, मंथली किया जाए, मंथली भी क्यों, एवरी 14 डेज या वीकली बेसिस पे बनना चाहिए। द मार्केट इज चेंजिंग सो फास्ट, इतना क्विक बेसिस पे चेंज हो रहा है कि शायद 6 महीने में तो चीजें कहां की कहां क्या बदल जाए। तो तुमने क्या सोच के स्टैंडर्ड सेट किया होगा और अब मार्केट चल कोई और सिचुएशन पे रहा है। सो यू हैव टू मेक इट ऑन अ वीकली बेसिस, एंड इसका रिव्यू जो मंथली बेसिस पे चल रहा है अच्छी बात है, उसको भी वीकली बेसिस पे कर दो। दैट विल गिव यू इवन बेटर रिजल्ट्स। समझी गुरु? सेकेंड पॉइंट, दिस इज वेयर दे से इट शुड बी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। समझ में आ गया ना बेटा? और थर्ड पार्ट क्या बोलता है कि यूज काइजेन कॉस्टिंग क्या बोलता है? यूज द इंफॉर्मेशन बाय ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बाय ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो यहां पे फाइनेंस टीम बजट बना रही है, अगर आपने क्वेश्चन बराबर से पढ़ा होगा ना, तो फाइनेंस टीम बजट बना रही है। अब अगर ये फाइनेंस टीम बजट बना रही है और खाली एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कंसल्ट करके फाइनली बजट उनका फाइनल हो जाता है, बट ये फाइनेंस का जो हेड है ना, वो लोग को शुड गो एट अ लोअर लेवल एज वेल, बिकॉज लोअर लेवल का आदमी जो काम करता है उससे उसको पता रहता है कि भाई कैसे और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और कैसे बजट्स को बेटर कर सकते हैं। मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, आर्टिकलशिप या आपका जो सीए फॉर्म है, वहां पे जो सीए होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका ईगो होता है कहीं ना कहीं कि वो आर्टिकल क्लर्क के साथ डिस्कस नहीं करते। बट अगर बजट बनाने के पहले, कोई भी फॉर्म का रिव्यू करने के पहले एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द आईज ऑफ आर्टिकल क्लर्क भी लिया जाए ना, दैट विल गिव मच बेटर रिजल्ट्स। क्या बोलते हो पब्लिक, बराबर के नहीं? सो दिस इज वेयर एवरी फर्म शुड गो 2 स्टेप्स डाउन, क्योंकि वो जो बेस लेवल पे काम कर रहा है ना, जैसे हमारा आर्टिकलशिप बेस लेवल पे काम कर रहा है, वाउचिंग का भी काम कर रहा है वो, तो उसको पता है कि क्या कैसे इंप्रूवमेंट का और स्कोप है, डिस्कस विद देम। वैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो वर्कर्स है उनके साथ डिस्कस करो कि और स्टैंडर्ड्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करने में क्या यूज होना चाहिए। करो फिर आप ही, बट एटलीस्ट टेक देयर एडवाइस एंड देन फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कंसल्ट करके कीप इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। I hope we are absolutely clear. So these 3 points is what we will say that are the positives of Kaizen costing, and therefore Miss Kiyoshi is right. We will definitely improve and use Kaizen costing for our working. Are we absolutely clear? समझे गुरु? Perfect. चलो अभी तो देखो, आइए चलो अब वी विल गो टू ICI सोल्यूशन एज वेल। तो फटाफट ICI का सोल्यूशन भी देख लेते हैं एंड डन एंड डस्टेड हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आपके दिमाग में घुसा दूं, फिर यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दिस logically and conceptually and through examples. Kaizen costing emphasizes on small but continuous improvement. Targets once set at the beginning of the year or activities are updated continuous. So मैंने क्या बोला? Small, continuous. These are the catchwords. Kaizen, Kai change, Zen for good, change for better. Okay, to reflect the improvement that has been achieved and that are yet to be achieved. Suggestive changes which are required to be adopted for Kaizen costing concepts. So first, standard costing system to cost reduction. So मैंने क्या कहा था? Standard costing focuses on cost control. अपने को cost reduction पे उसको convert करवाना है. So अपना detailed discussion हो गया. आप इसको खाली एक read कर लो and you will be easily able to understand जो भी मैंने आप लोग को अभी समझाया है. समझे गुरु? ठीक है? Next is reduction in periodicity of standards, setting standards and variance analysis. So अपना सेकंड चीज के बारे में बात हुआ था कि इसको वीकली बेसिस पे कर दो. So यहाँ पे फिलहाल they are set on semi-annual basis, but we can always reduce this say for a week or at least a month पे अपन लोग कर सकते हैं. देखो उन्होंने क्या बोला, करंट प्रैक्टिस ऑफ जनरेटिंग वेरिएंस रिपोर्ट मे बी कंटिन्यूड और मे बी रिड्यूस्ड टू अ वीक. सो सेकंड ये डिस्कशन हुआ था अपना. एंड थर्ड, पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स और वर्कर्स इन स्टैंडर्ड
costing in standard setting. So यहाँ पे we need to include the whole level of management, including the lower level of supervisors as well should be included here in participation in standard setting process. Are we clear, everybody? So with this, apna question number 1 is done and dusted. I hope you are absolutely clear in your head कि क्या इसमें पूछा था and अपने को क्या करना था. Right? Done. First part done. Any questions? You can always write down in the comment box and I'll be happy to help you guys. चलो चलते हैं question 2. Again, as I said, ये वाला जो part है, इसको, ये जो भी मैं लिख रहा हूं तुम लोग नहीं लिखोगे तो चलेगा. इसका जो भी मैंने लिखा है इसका मैं वर्किंग आई विल राइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. नीचे उसका मैं गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा. क्लिक ऑन दैट, यू विल डायरेक्टली गेट दैट. नो टेंशन. ओके, चलो डन. लेट्स कंटिन्यू. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. सो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 2 में? इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. अगेन ये भी चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट है. जी हाँ. सो चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिस मैनुअल में भी ये क्वेश्चन है. अगेन एज सच इग्नोर्ड बाय द स्टूडेंट्स, बट अपने को करना जरूरी है, स्पेशली नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ आरटीपी. सो अगर आरटीपी में आया है देन इन दैट केस possibility that it can come in your examinations as well. So क्या exactly है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, फिर सोल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे और फिर इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन के साथ कंपेयर कर लेंगे. क्या बोलता है पब्लिक? एकदम परफेक्ट अप्रोच, राइट? सो दिस इज हाउ वी विल वर्क आउट. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकेंड क्वेश्चन बात करता है वैल्यू एडेड एक्टिविटी के बारे में. किसके बारे में बात करता है? वैल्यू एडेड एक्टिविटी के बारे में. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज वैल्यू एडेड एक्टिविटी? वैल्यू एडेड एक्टिविटी का मतलब होता है कि जितनी भी चेन ऑफ एक्टिविटीज है. क्या आप लोग को वैल्यू चेन एनालिसिस पता है? नहीं पता है? मैं आपको बताता हूं. सो वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या होता है कि एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाता है. जैसे रॉ मटेरियल, फिर डब्ल्यूआईपी, फिर फिनिश गुड, फिर मार्केटिंग, फिर सेल्स, फिर उसका आफ्टर सेल्स. सो हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, बराबर कि नहीं? बट एट टाइम्स कंपनीज ने क्या नोट किया, स्पेशली अगेन जापानीज कंपनीज ने ये नोट किया कि कुछ एक्टिविटीज कंपनी कर रही है बट उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. जैसे अपने साथ कई बार पढ़ाई में होता है, अपन लोग जब पढ़ाई करते हैं तो वी ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट बाद में मालूम पड़ता है अरे यार ये नहीं किया होता तो भी चलता. होता है ना ऐसा कई बार. सो माय सजेशन, कभी भी याद रखने का, एक इंस्टीट्यूट का बुक फॉलो करो और दूसरा आपने जहां से भी कोचिंग लिया है वो ऑथर का बुक फॉलो करो. दैट्स इट. बट एज स्टूडेंट्स कई बार अपन लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, तो अपन इंस्टीट्यूट भी कर लेते हैं, एक दो तीन ऑथर कर लिया, फ्रेंड ने कुछ और बुक दिया वो भी कर लिया, बट फिर घूम फिर के रियलाइज होता है अरे यार ये वाला एक्स्ट्रा चीज नहीं किया होता तो भी चलता, तो भी उतना ही मार्क्स आता, तो भी उतना ही अंडरस्टैंडिंग होता. उसको कहते हैं नॉन वैल्यू एडेडनेस. सो कोई भी काम करते हो तो यू हैव टू ऑब्जर्व टू थिंग्स, वेदर इट इज अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी और इट इज अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. अगर वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है तो उसको बाहर निकाल दो एंड फोकस ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. मैं आपको 3-4 क्लासिक एग्जांपल देता हूं जो वर्ल्ड वाइड यूज हुए हैं एंड वैल्यू एडेड एक्टिविटी वहां पे भी उन्होंने इस्तेमाल किया है. सबसे बेस्ट एग्जांपल जो सारा दुनिया जानता है आज की तारीख में इज ऑफ कैडबरी इंडिया लिमिटेड. कैडबरी डेयरी मिल्क अपन सब ने खाया बचपन में, इनफैक्ट आज भी कोई दे तो वी वुड लव टू हैव इट. सो कैडबरी पहले जब अपना प्रोडक्शन करता था एंड जब वो कैडबरी डेयरी मिल्क का जो बार बनाता था तो उसके अंदर क्या होता था, एक तो जो मेन बार है वो उसके ऊपर कोटिंग आता था गोल्डन पेपर का, गोल्डन या सिल्वर पेपर का कोटिंग आता था, उसके ऊपर और एक व्हाइट पेपर का कोटिंग आता था और फिर उसका जो मेन पैकेजिंग है पर्पल कलर का जो उसका फ्लैगशिप पैकिंग है वो आता था. बट इट रियलाइज्ड दैट यहां पे सो क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है. सो पहले तो मेन जो कैडबरी है वो कैडबरी बन गई, बराबर है? कैसा लगा मेरा ड्राइंग? थैंक यू. फिर बाद में उसके ऊपर एक गोल्डन या सिल्वर कलर की कोटिंग, फिर उसके ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग. तो ये व्हाइट इधर दिख नहीं रहा है तुम लोग को कि दिख रहा है?
ऑब्वियसली वो व्हाइट नहीं दिख रहा है, चलो मैं उसका दूसरा कलर कुछ कर देता हूँ, ये व्हाइट कलर की कोटिंग, और फिर फाइनली मेन जो उसका पर्पल कलर का कोटिंग होता था वो होने लगा। अब उन्होंने ये चीज रियलाइज किया कि यार ये जो व्हाइट कलर का कोटिंग है और ये जो कोटिंग है, क्या इसका जरूरत है क्या? इतना सारा एक्टिविटीज वो लोग कर रहे हैं, उसमें से दे रियलाइज दीज टू आर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को बाहर निकाल दो। देखो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो वो प्रोडक्ट विल पास थ्रू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। ये बात तो समझते हो, इट्स बट ऑब्वियो कि कोई भी प्रोडक्ट बहुत सारे एक्टिविटीज से पास थ्रू होगा। उसमें ऑलवेज डिवाइडेड इनटू वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड, एंड अपने को देखना है कि फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव इज इट एडिंग वैल्यू? इफ यस, गो अहेड एंड इंप्रूव इट, इफ नो, रिमूव इट, रिमूव द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। सो कैडबरी ने रियलाइज किया कि ये दोनों हो या ना हो, उससे कस्टमर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कस्टमर अपना प्रोडक्ट खरीद रहा है फॉर द टेस्ट ऑफ दैट डेयरी मिल्क एंड नॉट फॉर दैट रैपर। सो उन्होंने वो रैपर्स को निकाल दिया। आपको लगे अरे सर एक रैपर निकाला है, उसमें क्या हुआ? बहुत बड़ा चीज हुआ। एवरी ईयर अगर कैडबरी 100 करोड़ चॉकलेट्स भी बनाता है और वो रैपर का कॉस्ट है से 10 पैसा, तो भी कैडबरी विल सेव 10 करोड़ रुपीज इन कॉस्ट, विच विल डायरेक्टली एड टू द प्रॉफिट। और आज के कॉम्पिटिटिव एरिना में अगर 10 करोड़ कॉस्ट सेविंग से प्रॉफिट बढ़ रहा है, आई थिंक उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मान रहे हो, समझ रहे हो आप? सो दैट इज वेयर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना चाहिए और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को डिटेक्ट करके रिमूव देम। सेकेंड एक और एग्जांपल जो मेरे जहन में आता है वो है सिम कार्ड्स का। अगर आप लोगों को पता हो कि पहले सिम कार्ड्स कुछ ऐसे शेप के होते थे, ऐसा कुछ शेप होता था, फिर उन्होंने माइक्रो सिम लाया, फिर उन्होंने नैनो सिम लाया। दे रियलाइज दैट ओनली दिस गोल्डन पार्ट, जो एक छोटा सा वो चिप है, वो चिप ही तो इंपॉर्टेंट है, बाकी का जो आसपास का है वो तो खाली जबरदस्ती का एडिशन है, एडिशन ऑफ प्लास्टिक है। दे हैव स्टार्टेड नाउ गिविंग सिम कार्ड्स विदाउट दिस, यस, विदाउट दिस प्लास्टिक बॉडी। सो अब क्या बचता है? मेन क्या बच रहा है? अब खाली ये जो मेरा कोटिंग है ना, जो मेरा वो सिम कार्ड वाला जो पार्ट है, ओनली दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज माय रियल वैल्यू एडिशन। बाकी सबको बाहर निकाल के दे आर सेविंग ऑन ह्यूज इन टर्म्स ऑफ दैट प्लास्टिक जो सेव हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस, दिस इज हाउ कंपनीज आर वर्किंग इन टुडेज सिनेरियो। और एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल मैं देता हूं बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन एस्पेक्ट। सो जहां भी इन शॉर्ट वैल्यू एडिशन नहीं होना, वो सब मेरा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो जाएगा करके गेम खत्म, फुल स्टॉप। समझू? अच्छा, लास्ट मेरा एक है एयरक्राफ्ट का। ये तो बहुत ही, ये भी कॉमन वाला एग्जांपल, आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, आई डोंट नो। सो एरोप्लेन में एक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैथे पैसिफिक करके एक एयरलाइंस है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो कैथे पैसिफिक ने ऑब्जर्व किया कि वो लोग अपना जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं ना लोग, उन लोग को वो लोग ऑलिव्स देते थे, 4 ऑलिव्स देते थे, ऐसे 4 ऑलिव्स देते थे। दे ऑब्जर्व दैट मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर्स ने 2 ऑलिव्स वेस्ट ही करते थे वो लोग। भाई जो भी एयर होस्टेस देके जाती है, पहले तो आप लोग फ्लाइट में बैठे हो नहीं, आर्टिकल क्लर्क हो, नहीं बैठे होगे, मैं बताता हूं। सो फ्लाइट में एयर होस्टेस आएगी और आपको खाना देके जाएगी, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये खाना खत्म होने के बाद ऑब्वियसली दे विल कम बैक टू टेक द प्लेट अवे। दे ऑब्जर्व दैट 2 ऑलिव्स वर नॉट बीइंग ईटन बाय एनी पैसेंजर। एक भी पैसेंजर, रादर 90% ऑफ द पैसेंजर्स डिड नॉट ईट दिस। तो अगर ये खा ही नहीं रहा है तो प्लेट में डाल के फायदा क्या? इसका मतलब 2 मैक्सिमम ऑलिव्स इज द एपेटाइट ऑफ द कंज्यूमर। तो बाकी का सब क्या हो गया? करेक्ट, बाकी का सब हो गया नॉन वैल्यू एडेड। क्या हो गया रे पब्लिक? बाकी सब हो गया नॉन वैल्यू एडेड। रिमूव देम। उन्होंने वो सब ऑलिव्स को 2 निकाल दिया एंड दे सेव्ड अप्रोक्सीमेटली $1 लाख पर एनम थ्रू दिस रिमूवल ऑफ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। अपने को लगे अरे 2 ही ऑलिव तो निकला है, अरे 2 ऑलिव पर पैसेंजर,
पर ईयर कितने सारे हो गए। एक फ्लाइट में अगर समझ लो 300 to 400 पैसेंजर्स, मल्टीप्लाई बाय 2 उतने ऑलिव्स पर फ्लाइट, multiply by say 10 flights per day, multiply by 365, and the savings was huge. Are we understanding? So ये सब एग्जाम्पल आप लोग को इसलिए दिया so that things are clear. Now we can launch on to the question. Let's get started. So value added activity का question number 2, chapter number 1, development in business environment के ऊपर based है ये. Let's start. AF Furniture manufactures high quality wooden doors. Management is having emphasis on creativity, engineering, innovation and experience to provide customers with the door they desire, whether it is a standard design or one of a kind custom door. The following information pertains to operations during April. So अब वो लोग अपने को जो भी पूरा operations हुआ है, जो भी काम हुआ है, उसके बारे में they are giving us an idea. Let's see उन्होंने अपने को क्या बताया है. Processing time 9 hours, waiting time 6 hours, inspection time 1.5 hours, move time 7.5 hours, and units per batch 60 units. So this is the information given regarding the high quality wooden doors. ठीक है भाई. So ये कंपनी है, वुडन डोर बनाती है, स्टैंडर्ड डिजाइन, वन ऑफ अ काइंड कस्टम डोर है, फेयर इनफ, एंड कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. सो वो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग टाइम, वेटिंग टाइम, मूव टाइम, इंस्पेक्शन टाइम एंड यूनिट्स पर बैच, दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन. अब अपने को क्या बोला है, रिक्वायर्ड कंप्यूट द फॉलोइंग ऑपरेशनल मेजर्स. एवरेज नॉन वैल्यू एडेड टाइम पर बैच, एवरेज वैल्यू एडेड टाइम पर बैच, manufacturing cycle efficiency and manufacturing cycle time. Nice question. एक एक करके इसको आंसर करेंगे. Again I am telling you this is a PM question. So if you open your PM, ये आपको question मिलेगा जो स्टूडेंट से इग्नोर हो जाता है. तो कहीं ना कहीं अपने को लगता है ठीक है यार, बट ठीक है नहीं. Let's do it brother. चलो. So first क्या बोला है, एवरेज वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड टाइम. मतलब बेसिकली अपने को यह क्वेश्चन में से डिटरमाइन करना है कि कितना वैल्यू एडेड है और कितना नॉन वैल्यू एडेड है. करेक्ट. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए प्रोसेसिंग टाइम. प्रोसेसिंग टाइम मतलब जब ये गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या ये वैल्यू एडेड है? बट ऑब्वियो, अगर ये प्रोडक्शन ही नहीं होगा, अगर ये प्रोसेसिंग ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहां से होगा? और अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ देन इन दैट केस इट्स अ बिग प्रॉब्लम. सो ऑब्वियसली दिस इज अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी. यहां पे अपन लिख लेंगे कि प्रोसेसिंग टाइम क्या है मेरा, एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी है. चलो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या बोला है. उसके बाद बोला है वेटिंग टाइम. अगर मेरा लेबरर को वेट करना पड़ रहा है, से फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस है तो उसमें मेरे को से प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3, प्रोसेस 3 से प्रोसेस 4 और फाइनली फिनिश्ड गुड. तो ऐसा प्रोसेस में अगर लेबरर को वेट करना पड़े, इज इट समथिंग एडिंग वैल्यू? नेवर. मतलब ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, नॉन वैल्यू एडेड. समझो. दूसरा मूव टाइम. मूव टाइम मतलब टाइम टेकन फ्रॉम मूविंग वन रॉ मटेरियल और वन प्रोडक्ट टू अनदर, फ्रॉम देयर टू अनदर. तो ये भी टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना. इसमें कोई मेरा कोई प्रोडक्ट बन तो नहीं रहा है, तो मेरे लिए तो कोई एडिशन नहीं हो रहा है. सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. समझो. लास्ट है इंस्पेक्शन टाइम. इंस्पेक्शन अगर एक लेमैन को पूछूं मैं, जैसे आपको मैं अगर पूछूंगा तो आप बोलोगे सर इंस्पेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छी चीज है, क्योंकि इंस्पेक्शन करेगा तो उसमें अगर कोई खराब प्रोडक्ट हुआ तो वी कैन रिमूव इट. बट इंस्पेक्शन इज ऑल्सो अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है. जापानीज पीपल क्या बोलते हैं पता है क्या? देखो ये कॉन्सेप्ट आया जापान से, तो वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट दे हैव सेड एंड व्हिच इज राइट आल्सो. जापानीज पीपल क्या बोलते हैं कि नॉन इंस्पेक्शन टाइम एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है. ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि इंस्पेक्शन करने की आपको जरूरत पड़ रही है, मतलब आपको डाउट है आपके प्रोडक्ट के ऊपर.
आप अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छी तरह से प्रोसेस करो कि आपको इंस्पेक्शन के लिए टाइम वेस्ट ही ना करना पड़े। भाई इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, उसके लिए भी लेबर लगेगा, उसके लिए भी मेरे को एक कॉस्ट लगेगा। क्यों लगना चाहिए? आपका प्रोडक्ट ही इतना अच्छा होना चाहिए कि इंस्पेक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े। This is the thought process of Japanese people, and hence they say that inspection time भी एक non value added activity है। समझे? So यहाँ पे क्या कितना मेरा वैल्यू एडेड एक्टिविटीज आ गया है? सो खाली एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, in the form of processing time, which works out to how much? Which works out to 9 hours. सही है। एंड उसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में क्या सिनारियो है? इट इज वेटिंग टाइम, इट इज मूव टाइम, एंड इट इज इंस्पेक्शन टाइम। सो ये सब मेरे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। लेट्स ऐड ईच ऑफ देम। सो 6 प्लस 7.5 प्लस 1.5, तो 6 प्लस 7.5 प्लस 1.5 कितना होता है? 15 आवर्स। समझे क्या? सो टोटल मेरे को कितना लग रहा है? टोटल आवर्स जो मेरे को लग रहा है वो है 24 आवर्स, बराबर है। उसमें से वैल्यू एडेड क्या बोलता है पब्लिक? वैल्यू एडेड क्या बोलता है कि भाई देखो टोटल 24 में से 9 आवर्स वैल्यू एडेड है, और नॉन वैल्यू एडेड क्या बोलता है कि भाई 24 में से 15 नॉन वैल्यू एडेड है। यूजिंग द कैलकुलेटर्स we will say that 37.5% आपका वैल्यू एडेड है, एंड जो बचा हुआ 62.5 है दैट इज योर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। समझ गुडू? अभी एब्सोल्युटली क्लियर, लॉजिक भी समझ गया, अंडरस्टैंडिंग भी आ गया। माला चलो प्लीज राइट इट डाउन। Okay, done. Again, as I said, I will share this to you, so you can ignore writing it. प्लस इंस्टीट्यूट ने भी सोल्यूशन में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इंस्टीट्यूट का भी अगर आपको सोल्यूशन देखना है, ये देखो, ये दोनों के लिए देखते हैं अपन। आओ 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 आओ, ये देखो 15 आवर्स एंड 9 आवर्स। अपन लोग ने तो वो पूरा परसेंटेज भी किया। अच्छा, ये लोग ने बाद में किया है, ठीक है। अपन लोग ने तो पूरा परसेंटेज भी वर्कआउट किया था, इन्होंने वो नहीं किया है। चलो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देख लेते हैं। Third part of the question is manufacturing cycle efficiency. Manufacturing cycle efficiency मतलब कितना टाइम टोटल मैन्युफैक्चरिंग में जो टाइम जा रहा है उसमें से वैल्यू एडेड कितना टाइम ले रहा है मेरा। सो भाई टोटल जो मेरे आवर्स है, उसमें से वैल्यू एडेड कितना है मेरा? 9 आवर्स। सो 37.5% is my manufacturing cycle efficiency. समझ गुरु? एंड लास्ट में है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। सो टोटल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम per batch is how much? So again this is total अपने को 24 hours लग रहा है, बराबर है, for making 60 units, बराबर है। so, अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई एक यूनिट को कितना टाइम लग रहा है, सो वी कैन से दैट so 0.4 hours per unit is the manufacturing cycle time, and with this we are complete with the question. so एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लगा वो भी अपन लोग ने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, 0.4 hours per unit and manufacturing cycle efficiency. Are we understanding? so यहाँ पे याद रखना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम मतलब इट इज ऑलवेज
पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लग रहा है, एक यूनिट बनाने को कितना मैन्युफैक्चरिंग टाइम लग रहा है, इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. Okay, with this, we are done with question number 2. द्वितीय. समझ गुरु? Done. चलो, ओके, आगे बढ़े. चलो भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. सो लेट्स मूव ऑन. अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन बेस्ड ऑन चैप्टर 1. तुम देख रहे हो, कोई पूरे आरटीपी में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको 3-3 क्वेश्चन दिया इंस्टीट्यूट ने. दिस इज द ओनली चैप्टर. क्यों ऐसा? बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट. मतलब अंदर इंटरनल कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे ना बेटा इसमें, इसके लिए. सो जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है? जस्ट इन टाइम जैसे आपकी पढ़ाई. आप पढ़ाई कब करते हो बेटा? जब आपके सर के ऊपर एग्जाम तांडव करता है, तब आप पढ़ाई खोलते हो, अपना बुक खोलते हो. सो वो क्या है? वो जस्ट इन टाइम है. वही तो आप कर रहे हो. सो जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि यू विल ऑर्डर द रॉ मटेरियल फॉर फिनिश गुड्स प्रोडक्शन ओनली एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. सो पहले डिमांड जनरेट होगा, फिर मैं रॉ मटेरियल ऑर्डर करूंगा, कॉल्ड एज पुल सिस्टम. उसको क्या बोलते हैं प्यार से? पुल सिस्टम. सो पहले मैं डिमांड फोरकास्ट करके डिमांड जनरेट करूंगा. यस, डिमांड जनरेट होने के बाद मैं मेरा रॉ मटेरियल ऑर्डर करके इमीडिएट प्रोडक्शन स्टार्ट करके आई विल कंप्लीट इट. ये करने से होगा क्या? ये करने से होगा ये कि एटलीस्ट देयर विल बी नो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस. क्योंकि जैसे ये डिमांड आया, मैं रॉ मटेरियल से उसको सीधा फिनिश गुड कन्वर्ट करके बेच दूंगा. तो मेरे पास डिमांड रेडी पड़ा है बेचने के लिए. प्रोडक्ट कंप्लीट करो फटाफट. नो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल विल बी लेफ्ट. सो मेरे पास कोई भी ऑब्सोलीट नहीं होने का रॉ मटेरियल चांस नहीं है, कोई भी चीज खराब होने का स्कोप नहीं है. एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन टुडे सिनेरियो बाय एवरी कंपनी. सो अगेन, जस्ट इन टाइम पॉलिसी में आप चाहोगे कि आपका सप्लायर इमीडिएटली तब रिप्लाई करे जब आप उसको बोलो. एंड दैट विल बी बेस्ड प्योरली ऑन द डिमांड. नो बफर स्टॉक, नो नथिंग. सो अगर वो बफर स्टॉक नहीं होगा और ये सब नहीं रखेंगे ना, तो अननेसेसरीली मेरा पाइल अप ऑफ स्टॉक नहीं होगा. उतना मेरा ओवरहेड कॉस्ट बचेगा, क्योंकि मेरे को वेयरहाउस करने की जरूरत नहीं है. तो रेंटल कॉस्ट और वो सब चीज का मेरा टेंशन दूर हो गया. समझुगड़ू. सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम इज. बराबर है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. आओ. HAIGH Haig Limited is a leading manufacturing company under increasing pressure to reduce costs, to contain inventory and to improve services. Haig's costing department has recently undertaken a decision to implement a JIT system. सो एज अ कॉस्ट रिडक्शन मेजर, अपन ने क्वेश्चन 1 में भी देखा भाई कॉस्ट रिडक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है. सो एज अ कॉस्ट रिडक्शन मेजर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जस्ट इन टाइम सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे भाई. जस्ट इन टाइम मतलब ऑर्डर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. ईओक्यू बीओक्यू सब जो पढ़ा था ना मटेरियल कॉस्टिंग में, आईपीसीसी इंटर में, सब बार जब चाहिए तब भी ऑर्डर करेंगे बस. ईओक्यू में क्या था भाई, मैं एनुअल डिमांड फोरकास्ट कर लूंगा, फिर उस हिसाब से मेरा इक्विलिब्रियम पे ऑर्डर करते जाऊंगा एवरी मंथ. नहीं, यहां पे ऐसा नहीं होगा. समझे? सो जस्ट इन टाइम इज वेरी रिजिड. ऑर्डर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. चलो आगे देखते हैं. द मैनेजमेंट ऑफ हाइग इज कन्विंस्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ देयर चेंजेस, बट सप्लाईज manager Mr. Smith fears that with the costing department's decision, he said, we have been driven by supplier for years. देखो इसमें है ना, just in time में supplier का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है. because supplier has to be very cooperative. क्योंकि मैं तो कभी भी उसको बोल दूंगा कि चल मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, वो अगर अपने हाथ खड़े कर देगा, इफ ही डजंट सप्लाई मी एट द टाइम आई वांट, देन माय जस्ट इन टाइम विल बी अ फ्लॉप शो. So supplier has to be very 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 cooperative. बराबर कि नहीं? चलो
We have been driven by a supplier for years. They would insist that we could only purchase in thousands. That we could have to wait weeks or they would deliver only on Mondays. अबे fast supplier थोड़ी ना चलेगा. Is this advocatable to us? No, boss, no. Is Mr. Smith's viewpoint correct and why? No, I don't think so. Mr. Smith's viewpoint is correct. As in, see, Mr. Smith says that अपने पास ऐसा supplier है. This is the kind of supplier we have. Is it okay? Will with this supplier we can implement just in time? No. If we have a supplier who has to make us wait for weeks, who delivers only on Mondays and who वो बोलता है कि thousands में ही purchase करो, तो just in time कैसे वो कर सकते हैं? समझो हमारे पास hundreds का ही order है, तो we will order only on hundreds. समझो हमारे पास आज ऑर्डर है, तो we will order today. You cannot make us to wait for so long. Suppose if I have to order on Thursday, you will say no, we will deliver only on Monday. It is not going to work out. So with this supplier, just in time is not feasible. Change the supplier or ask the supplier to change his policies. Are you understanding? Chalo, let's come to the solution. So for successful operation of just-in-time inventory system, suppliers chosen must be willing to make frequent deliveries in small lots. Weekdays, only once in a week, thousands, na chalve, not possible. No, illa. Rather than deliver a week's or month's material at one time, suppliers must be willing to make deliveries several times a day and in the exact quantities specified by the buyer. It is described in the problem that suppliers are not willing to make frequent deliveries and make supplies in the exact quantities as required, and hence Mr. Smith's doubt is correct on successful implementation. So yes, Mr. Smith, we cannot implement JIT with such a supplier. Woo! Done with question number 3. Okay, let's move on to question number 4. So chapter number 1 का जो भी क्वेश्चंस था वो सब हो चुका है. अब अपन लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पे. वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड उन्होंने 2 questions लिए हैं. That one is of limiting factor and the other is of cost indifference point, जैसा आप देख सकते हो. So this is again related to chapter 2 and then again chapter 2. So start करते हैं. शुभ काम में देरी क्यों? So limiting factor is the main theme of this question. Very simple and very straightforward. फटाफट 2 मिनट में हो जाएगा. Let's start. List out the basis for deciding the priority of selecting the best product in different circumstances as below. Okay, let's see what is the circumstance. First, when maximum sales in value is a limiting factor. So देखो कभी भी limiting factor अपन लोग करते हैं तो अपन क्या करते हैं, contribution per limiting factor. Now that limiting factor can be a raw material, can be labor, it can be anything. तो लिमिटिंग फैक्टर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई मेरे पास अगर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स लिमिटेड है तो कौन सा प्रोडक्ट वो लिमिटेड रिसोर्स को मैक्सिमम बेटर यूटिलाइज करके बेनिफिट या प्रॉफिट दे रहा है. अब यहां पे वो लोग ने क्या बोला है कि मैक्सिमम सेल्स इन वैल्यू लिमिटिंग फैक्टर है, तो मतलब मेरे लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन पर सेल्स, तो मतलब मेरा जितना ज्यादा इसमें सेल्स बढ़ते जाएगा वो प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, दैट इज गोइंग टू बी प्रायोरिटी फॉर मी. सो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स का फॉर्मूला तो पीवी रेशियो होता है. सो इन शॉर्ट, इन फर्स्ट सिनेरियो जो भी प्रोडक्ट का पीवी रेशियो मैक्सिमम है, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट का सेल्स इज अ लिमिटिंग फैक्टर, तो जिसका भी सेल्स एंड उसके सामने रिजल्टिंग कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, दैट इज गोइंग टू गिव मी मैक्सिमम प्रॉफिट. इन शॉर्ट, पीवी रेशियो इन द फर्स्ट सिनेरियो विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर कि कौन से प्रोडक्ट को चूज करना है करके. समझो. सो फर्स्ट केस में मेरा आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी पीवी रेशियो.
Second, let's move on. Second is raw material. When raw material is a limiting factor. So when raw material is a limiting factor, then तो अभी अपना just discussion हुआ ना यार, अगर raw material limiting factor है तो contribution per raw material. So I will check कि कौन सा प्रोडक्ट्स है मेरा और कौन सा प्रोडक्ट मेरे रॉ मटेरियल में मैक्सिमाइज करवाता है विद लिमिटेड रॉ मटेरियल, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन अर्न करवा के दे सकता है, वो प्रोडक्ट मैं चूज करूंगा. और वो कैसे होगा? बाय यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल. नेक्स्ट वाला, व्हेन लेबर आर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, सो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर. Hey, samjhigadu. And last is when there is a heavy demand for the product. So when there is a heavy demand for the product in such scenario, so when there is a heavy demand for the product, again my contribution per unit will be the deciding factor. So मैं इधर लिख दूंगा contribution per unit. So जो भी product मेरा maximum contribution देगा इन केसेस ऑफ हैवी डिमांड, उसको मैं चूज करेगा. सो सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगेन बॉइल्स डाउन टू व्हाट? पीवी रेशियो. कि भाई जिसमें ज्यादा मेरे को पीवी रेशियो, तो जितना जिसका ज्यादा सेल्स करूंगा रिजल्टिंग कंट्रीब्यूशन जिसका मिलेगा उसका पीवी रेशियो हाईएस्ट होगा एंड दैट विल अगेन बी माय डिसाइडिंग फैक्टर. सो फेयरली सिंपल सम. आई थिंक ये चीज तो तुम लोग इंटर आईपीसीसी लेवल पे भी कर चुके हो. सो लेट्स क्विकली गो ऑन टू द आंसर बाय आईसीएआई एंड वी शुड बी गुड टू गो. So if maximum sales, PV ratio, contribution per raw material, contribution per labor hour, and last again is PV ratio. So I think it's fairly simple and easy. चलते हैं next question पे. Question number 5, which is based on decision making, and ये वाला जो question है is a concept of CIP. कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट. जी हाँ, सही सुना आपने, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट के ऊपर ये पूरा बेस्ड है. तो चलिए आइए, लेट्स डू इट. I got to do it. We got to do it. चलो, X Limited wants to replace. अच्छा, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या आपको पता है? मैंने ना बहुत पहले, आज से आई थिंक 2-3 साल पहले, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट के ऊपर जो उसका बेसिक डेरिवेशन है ना, सी कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला, एक क्या फॉर्मूला है मैं आपको लिख के बता देता हूं. कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला है कि डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट इन यूनिट्स प्रोबेबली. तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, बट वो फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है. मैंने वो फॉर्मूला डिराइव करके बताया, क्या? डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट. अब इसको कैसे यूज करना है, क्या लॉजिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो मैं भी बताऊंगा आपको. बट इसका एकदम प्योर अगर हार्डकोर डेरिवेशन आपको जानना है, देन इन दैट केस आज से 2-2.5 साल पहले, 2.5 years बैक, मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है. उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगा आपके सहायता के लिए, फॉर योर बेनिफिट. यू कैन रिफर दैट, एंड अगर आप उसको रिफर करोगे ना तो आपको इसका डेरिवेशन पता चल जाएगा, एंड देन फिर सॉल्विंग दिस सम विल बिकम सो वेरी इजी. चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको. कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट. X Limited wants to replace one of its old machines. 3 alternative machines, namely A1, A2 and A3 are under its consideration. The costs associated with these machines are, so we have 3 machines and उससे related cost दिया, direct material, direct labor, variable overhead. So can I say these all 3 fall in what category? Can I say all 3 can fall in the category of variable cost? Correct. And नीचे वाला falls in the category of fixed cost. So, 3 मेरे पास मशीन है, A1, A2, A3, and अब मेरे को तीनों में से एक मशीन चूज करना है फॉर माय प्रोडक्शन, बिकॉज मेरा जो ओल्ड मशीन है वो खराब हो गया है. अब कंफ्यूजन है,
कि मैं कौन सा चूज करूं, A1 चूज करूं, A2 चूज करूं, A3 चूज करूं. सो इन सच सिनेरियोज वी विल ऑलवेज यूज, जब भी किसी का कॉस्ट डिफरेंस हो. सो फॉर एग्जांपल आप यहां पे नोट करेंगे, एक है A1, एक है A2 एंड एक है A3. ठीक है, A1 का मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको. A1 का मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूं. व्हाट इज दिस, लेट्स सी. 50 40 10, सो 100 हो गया. A2 का 200 हो गया और A3 का 400 हो गया. ठीक है, सो अब इस बेसिस पे तो मैं बोलूंगा A1 बेस्ट है भाई. A1 का टोटल वेरिएबल कॉस्ट सबसे कम है, बट खाली वेरिएबल कॉस्ट नहीं है ना, सामने फिक्स्ड कॉस्ट भी तो है. तो चलो वो भी लिख लेते हैं. A1 का फिक्स्ड कॉस्ट है 2,50,000, A2 का है 1,50,000 एंड A3 का है 70,000. सो 2,50,000, 1,50,000 and 70,000. These are the three costs which are there. So अगर ये तीन costs मैं अगर देखूं तो अब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट सबसे कम A3 का है. In such situation of confusion between variable cost and fixed cost, we always use the concept of cost indifference point. हमेशा याद रखना, और इसका लॉजिकल डेरिवेशन भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक बहुत पुराना वीडियो है, उसको आप सुन लो, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा विद डेरिवेशन. सो यहां पे मैंने क्या बोला है, एक पॉइंट मैं लिख देता हूं. यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इफ यू वांट. व्हेनेवर देयर इज कंफ्यूजन, whenever there is confusion regarding the fixed cost and variable cost, regarding the fixed cost and variable cost, always use the concept of cost indifference point. अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा. यस, बट उसके पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड कर लेते हैं. कंप्यूट द कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट फॉर दीज ऑल्टरनेटिव्स. बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स सजेस्ट मोस्ट इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव मशीन टू रिप्लेस द ओल्ड वन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है. when the expected level of annual production is 1200 units. जी हाँ, why is that point given? क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग मशीन्स यूजफुल होगी. सो 1200 में A1 A2 A3 कौन मुझे सबसे ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट देगा, दैट इज व्हाट आई विल चूज. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको क्या करना है? और डिटेलिंग कॉन्सेप्ट चाहिए देन यू कैन ऑलवेज रिफर माय लेक्चर ना बच्चा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. पुराना मेरा एक वीडियो है यूट्यूब का ही, क्लिक करो, सुन लो डेरिवेशन. आई थिंक 15-20 मिनट्स का है एंड यू विल बी गुड टू गो. हक्या, चल भाई, हक्या 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 प्लीज. सो एक बार आप लोग ये लिख लो. सो आई थिंक थिंग्स विल बिकम मच बेटर फॉर यू. सो अब इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में अपने को करना क्या है? अपने को एनालाइज करना है. A1 बेटर है कि A2 बेटर है, A2 बेटर है कि A3 बेटर है, या A1 बेटर है या A3 बेटर है. ओ ओ ओ सो तीनों लेवल्स पे अपने को कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. सो फर्स्ट सिचुएशन क्या है? कंपैरिजन ऑफ A1 वर्सेस A2. क्या बोला? कंपैरिजन ऑफ A1 वर्सेस A2. A1 का तो देखो अभी यहां पे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट. कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब अ लेवल वेयर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सॉरी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन ऑप्शन is equivalent
टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अदर ऑप्शन। सर कंफ्यूज हो गए, नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। मतलब ये एक इनडिफरेंस पॉइंट है। इनडिफरेंस पॉइंट मतलब मैं A1 चूज करूं या A2, दोनों पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई विल गिव यू एन आइडिया। सो at cost indifference point, total variable cost plus total fixed cost of A1 will be equal to total variable cost plus total fixed cost of A2। अब यहां पे अगर दोनों का टोटल कॉस्ट सेम है तो मैं A1 चूज करूं या A2 की फर्क पैदा। बट ये लेवल पे एट दिस CIP लेवल तो आप इनडिफरेंट हो गए हो, ठीक है। बट what if the level is above cost indifference point या what if the level is below cost indifference point? So अगर greater than cost indifference point से ज्यादा का level हुआ, then in that case choose machine with कौन सा मशीन चूज करोगे? बोलो टेल चूज मशीन with, अरे बोलो करेक्ट, यस, चूज मशीन विद हायर फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा क्यों सर? ये तो मैंने मेरे डेरिवेशन में समझा है, बट फिर भी इधर मैं आपको समझा देता हूं, एक आइडिया देता हूं। चूज मशीन विद हायर फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज अगर मैं एक ऐसे मशीन को चूज करूंगा जिसका फिक्स्ड कॉस्ट हायर है तो दैट फिक्स्ड कॉस्ट वी विल बी एबल टू अब्सॉर्ब। तो यहां पे देखो, ये जो मेरा CIP लेवल है ना, ये CIP लेवल के ऊपर है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो इट विल बी बेटर कि मैं हायर फिक्स्ड कॉस्ट वाला यहां पे ले लूं, तो दैट वो हायर फिक्स्ड कॉस्ट ये हायर CIP लेवल अब्सॉर्ब कर लेगा। बट अगर मेरा CIP लेवल से कम है, देन इन दैट केस चूज द मशीन with lower fixed cost, that's right, with lower fixed cost। तो जिसका फिक्स्ड कॉस्ट कम है वो फिर आपको चूज करना पड़ेगा। अभी अंडरस्टैंडिंग वाई? बिकॉज अगर उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा, सॉरी, तो फिक्स्ड कॉस्ट कम है उससे रिकवर करो, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है तो फटाफट रिकवर हो जाएगा। वरना वाइस वर्सा अगर आप करते हो कि भाई मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हाई है और प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट से लो है, तो वो रिकवरी नहीं हो पाएगा, विच विल रिजल्ट इनटू लॉसेस। सो दिस इज द थंब रूल जो आपको पता होना चाहिए, और ये थंब रूल के बेसिस पे पूरा का पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। मार्क दिस थंब रूल एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज राइट इट डाउन। ये एक बार आपने लिख लिया ना, अब फिर बाद में ये सम एकदम फटाक से सॉल्व हो जाएगा। प्लीज एवरीबॉडी कॉपी। डन? प्लीज राइट दिस डाउन प्रॉपरली। बाकी सब कुछ नहीं लिखोगे चलेगा, बाकी खुद से भी सॉल्विंग भी कर लेंगे, परवाह नहीं, प्रॉब्लम नहीं, इजी है। बट दिस थिंग इफ यू डोंट नो देन आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो एनालिसिस कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं पब्लिक। चलो लेट्स स्टार्ट। सो A1 A2 को अगर मेरे को कंपेयर करना है तो मैं पहले उन दोनों का कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर लूंगा। डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो चलो आओ क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं जरा क्या है डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट उनका। चलो हाँ भाई, तो डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है 2,50,000 माइनस 1,50,000। डिवाइड बाय क्या बोला है वो लोग ने? A1 एंड A2 का डिफरेंस अपन लोग ले लेंगे। सो A1 एंड A2 का डिफरेंस, सो ये कितना हो जाता है? बोलो टेल। सो 1 लाख डिवाइड बाय 100 इक्वल टू, तो कितना आ गया मेरा ये
1000 यूनिट्स। कितना आ गया ये मेरा 1000 यूनिट्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, अब अपने को जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब देना पड़ेगा कि भाई इफ ग्रेटर देन 1000 यूनिट्स हुआ, चूज दैट विद अ ग्रेटर फिक्स्ड कॉस्ट। सो विद हायर फिक्स्ड कॉस्ट, किसका हायर फिक्स्ड कॉस्ट है? अरे बोलो बोलो, टेल टेल, किसका हायर फिक्स्ड कॉस्ट है? A1 का फिक्स्ड कॉस्ट हायर है, सो वी विल चूज A1। एंड अगर 1000 यूनिट से कम हुआ, वी विल चूज A2। समझी गुडू? सो ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला चीज क्लियर हो गया। एवरीबॉडी लर्न टू फाइट अलोन, फाइट अलोन। चलो, are we understanding everybody? Yes or no? चलो, please, all yours. Same way, अब क्या आंसर करेंगे? करेक्ट, वी विल डू फॉर A2 एंड A3। करेक्ट। सो सी, आप पॉज करके लिखते जाओ, सो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम। मैं अपन कंटिन्यू करता हूं बिकॉज योर टाइम इज प्रेशियस। इधर तक समझ में आ गया? लेट्स मूव ऑन। Now we will move on to A2 and A3. A2 and A3 का सेम CIP पहले कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्युटली सेम वर्किंग अपने को रखना है करके। सो अगेन CIP कैसे कैलकुलेट होगा? डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, so 1,50,000 minus 70,000, करेक्ट, डिवाइड बाय टोटल अपन लोग ने इधर निकाला ना बच्चा, 200 and 400। सो 400 माइनस 200, सो कितना वर्कआउट होता है? 80,000 डिवाइड बाय 200 वर्क्स आउट टू हाउ मच? So 80,000 divided by 200 is equal to 400 units. So at 400 units, it is a cost indifference point. But if greater than 400 units, तो कौन सा? Choose with higher fixed cost. दोनों में से higher fixed cost किसका है? Correct, it is A2. And if less than 400 units, with lower fixed cost, which is A3 in this scenario. Done and dusted? Chalo, same way, quickly, without wasting any time, can I say we can move on to the next part? वो क्या है? A1 and A3. A1 and A3 का देखो cost indifference point क्या आता है बच्चा? A1 and A3 का again cost indifference point के लिए we will go to this diagram. So 250 and 70, 2,50,000 minus 70,000 and 100 and 400. So 2,50,000 minus 70,000 and 400 and 100, so works out to how much? Bolo bolo, tell. So works out to 1,80,000 divide by 300. So 1,80,000 divided by 300 will be 600 units. And quickly we will say if greater than 600 units, तो फिर क्या हो जाएगा? हाई फिक्स्ड कॉस्ट किसका है? A1। एंड लेस देन 600 यूनिट्स हुआ तो वी विल से लो फिक्स्ड कॉस्ट विच इज A3। आर वी डन? यस सर। ओके, सो देखो अब सिनेरियो क्या है, अब अपने को बताना इनको ये है कि ये देखो कंप्यूटर कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट फॉर दीज ऑल्टरनेटिव्स। सो फर्स्ट पार्ट डन हो गया, बस नो टेंशन। उसके बाद सेकेंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है? बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स सजेस्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव मशीन टू रिप्लेस द ओल्ड वन व्हेन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 1200 यूनिट्स। अब देखो ये कंपैरिजन करेंगे अपन A1 A2 में। A1 A2 का क्या सीन आया था भाई? मोर देन 1000 हुआ तो A1, लेस देन हुआ तो A2। So more than 1000
A1 एंड लेस देन 1000 A2. सो अगर मैं इधर फर्स्ट ये वाले सिनेरियो में देखो एकदम सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूं, अपने को 1200 यूनिट्स के हिसाब से आंसर चाहिए. वी विल सी ऑल थ्री सिचुएशंस एंड वो तीनों सिचुएशन में जो मशीन ज्यादा बार आएगा दैट विल बी माय फाइनल मशीन. फॉर इंस्टेंस क्या मैं आपको बताता हूं, अगर फर्स्ट सिनेरियो के हिसाब से मैं देखने जाऊं तो 1200 यूनिट्स अगर मेरे को बनाना है, आई शुड चूज A1 या A2. आप मुझे बताओ, देखो इधर और बताओ. ये कंक्लूजन तो अपन लोग ने डिराइव कर लिया, बराबर है. फर्स्ट वाला केस का कंक्लूजन डिराइव कर लिया. अगर 1200 यूनिट से ज्यादा है, आप मुझे बताओ यू विल चूज A1 और A2. बोलो बोलो, टेल. करेक्ट, यू विल चूज A1. आई विल कंटिन्यू. सेकेंड पे आते हैं. A2 एंड A3 अगर है तो A2 A3 में क्या सीन है, 400 का सीन है. सो अगर ग्रेटर देन 400 है और लेस देन 400 है, बराबर है. अब अगर यहां पे 400 यूनिट्स का सीन है, देन इन दैट केस मेरे को आप बताओ कि सॉरी 1200 यूनिट्स किसको दे मिलना. अगर 1200 यूनिट्स है बनाना है तो आप A2 चूज करोगे या A3 चूज करोगे, सोच समझ के बताओ. करेक्ट, अगेन ग्रेटर देन 400 वाला 1200 में फॉल करेगा, सो यू विल चूज A2. अरे 1200 में कौन सा फॉल कर रहा है, ग्रेटर देन 1000 1200 में कर रहा है, A1 मैंने लिख लिया, इधर आ गया. ग्रेटर देन 400 वाला 1200 में फॉल करेगा, वो A2 डिसाइड कर रहा है, इधर A2 आ गया. एंड थर्ड सिनेरियो में A1 एंड A3 है एंड आई थिंक 600 है, तो ग्रेटर देन 600, लिए लेस देन 600. अगेन 1200 कहां पे फॉल कर रहा है बच्चा, 1200 कहां पे फॉल कर रहा है, करेक्ट, 1200 विल फॉल हियर इन A1 बिकॉज ग्रेटर देन 600. सो इधर अपन लोग लिख लेंगे A1. आउट ऑफ 3 2 में A1 आया, करेक्ट. आउट ऑफ 3 A1 appears in 2 cases and therefore we will say that if more than 1200 cases are going to be there, cases or whatever is the situation, production is going to be there, then we will choose A1. Samjho. I hope we are absolutely clear, ladies and gentlemen. Yes, समझे गुरु. So this is what the whole conclusion is. चलो एक बार आप लोग को इंस्टीट्यूट का भी सॉल्यूशन देखने का ये होगा. So when it is 1200 units, that is more than 1000, machine A should be used. अच्छा, इसको और रीबाइफरकेट करना है तो एक स्टेप आगे कर सकते हैं अपन. मैं आपको बताता हूं क्या. देखो, इफ यू सी हियर क्या क्या बाइफरकेशन हो रहा है पता है, 400 600 एंड 1000. सो एक होगा मोर देन 400, सॉरी चलो एक होगा लेस देन 400. आई राइट हियर. एक सिनेरियो में होगा इक्वल टू 400, एक सिनेरियो में होगा मोर देन 400. सो ये आप यहां पे दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. सो 400, तो यहां पे क्या आ गया अपना, लेस देन 400 में, फिर इक्वल टू 400, फिर मोर देन 400. तो चेक करते जाओ कि कौन कहां पे कितना फॉल कर रहा है. सो तीन मेरे सिचुएशंस है, एक है 400, एक है 600, एक है 1000. करेक्ट. सो 400 ज्यादा बार, लेस देन 400 कहां पे आ रहा है, तो देखो लेस देन 400 इधर A2 में आया. यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, बट आई एम जस्ट गोइंग वन स्टेप अहेड. ये 1200 पहले समझा गया, पहले वो बताओ मेरे को. समझ रहे हो, तीन सब सिचुएशन लिख दिया, तीनों में से मोर देन 1000 वाला A1 बेटर बैठता है. आउट ऑफ 3 A1 अपीयर्स दैट 1200 के ऊपर, तो वही बेस्ट सिनेरियो मेरा रहेगा करके. समझी गुडू दैट वाला पार्ट. अब अगर मेरे को और बाइफरकेशन करना है, जैसे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे किया है, इंस्टीट्यूट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और री बाइफरकेशन किया है, वी कैन डू दैट ऑल्सो. वो मैं अब आपको सेकेंड स्टेप में समझा रहा हूं, पहले ये समझ लो, पॉज करके देख लो या रिवाइंड भी कर लो, परवाह नहीं.
डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखो 400 600 1000, 400 मेरा कहाँ कहाँ पे फॉलो करता है। तो अगर मेरे को 400 को ही इवेल्युएट करना है, अज्यूम करो कि खाली 400 को इवेल्युएट करना है, तो A1 A2 में कौन बैठ रहा है सबसे ज्यादा, लेस देन 1400, मतलब ये इधर A2 आ गया, ठीक है। ओके, उसके बाद बाजू में देखो A2 A3 में लेस देन 400 कौन है, A3 है, so इधर A3 आ गया, बराबर है। इधर लेस देन 300 लेस देन 400 में कौन बैठ रहा है, अगेन A3 बैठ रहा है। सो लेस देन 400 में कौन मेरा दो बार आया है, इट इज A3, हेंस आई विल कंक्लूड कि लेस देन 400 हुआ तो आई विल गो अहेड विद A3। वैसे ही मोर देन 1000 होता है तो मेरा मेजॉरिटी फॉल करता है इन A1, एंड 400 to 1000 वाला केस हुआ तो आप ये चीज ट्राई करना, यू विल गेट मेजॉरिटी फॉर H। Are we understanding guys? क्लियर हो गया आप लोग को? So that is how the whole system works up. करेक्ट? So A1 A2 A3, so ये इंस्टीट्यूट ने इसको और एक सब डिवाइड किया है, which is okay, आप भी कर सकते हो based on this table. I hope we are absolutely clear. सब लोगों को सब समझ में आ गया होगा। First 5 questions of RTP done and dusted with this. आगे के भी अगर आपको चाहिए then in that case do let me know. So how was the session and whether we will need more questions, I will be happy to help you guys. ठीक है, चलो guys, on that note signing off, CA Sankalp Khanstia. Time to say hasta la vista. I had a good time and hopefully things will become much more easier now for you for these first 5 questions of RTP. अगर अच्छा लगा है, like, comment and comment that yes you will want more questions, then definitely I'll be more than happy to do it for you, because old syllabus कहीं ना कहीं थोड़ा ignored हो गया है, so I feel करना चाहिए, but even you have to be responsive ना, तुम लोग जब तक बोलोगे नहीं तब तक ये पता कैसे रहेगा कि करना है कि नहीं। So if you say then definitely I will be happy to help you. Signing off, hasta la vista, CA Sankalp Khanstia, take care, stay home, stay safe.